हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रेड यूनियन एक्ट को आगे डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो गैजेट रिव्यू सेशन की स्पेशल क्लासेस चल रही है और इसमें हम आपको गैजेट्स के रिव्यू अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक। और इस सीरीज़ में हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको सारे गैजेट्स के से यहाँ पर मैंने 15 गैजेट जो है ओवरऑल छाँटे हुए हैं, ठीक है। और इन 15 गैजेट यानी कि 15 एक्ट को छाँटा हुआ और इनको हमें कंप्लीट कर लेना है बहुत बढ़िया तरीके से, जिसमें आपके मैंने 11 एक्ट लिए हैं और 4 न्यू लेबर कोड्स लिए हैं। क्योंकि यदि हमने इनको बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन छूटने की जो संभावना है वो बहुत कम है। यानी कि एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, जो कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन का लगभग 70% रहने वाले, वहाँ आपसे 100% क्वेश्चंस बनेंगे। हमारी कोशिश यही है। ये क्लासेस थोड़ी सी बोरिंग है, जैसा कि मैंने बताया। आपको लग रहा होगा कि सर आप पीडीएफ क्यों रीड कर रहे हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप रीड नहीं करेंगे गैजेट को, मुझे पता है। गैजेट की भाषा ऐसी होती है कि आप इंडिविजुअली रीड करेंगे तो भी आप नहीं समझ या पढ़ पाएंगे। हैंस गैजेट रिव्यू सेशन आपकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इसको बहुत सीरियसली लें, नोट मेकिंग ज़रूर करें। तो हमने इससे पहले 1 से लेके 20 तक के जो हैं वो सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया था। हम चैप्टर 3 में चल रहे हैं, आपको पता होगा। चैप्टर 3 में यहाँ पर हम चल रहे हैं और चैप्टर 3 की हम धारा 22 यानी कि सेक्शन 22 का हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सेक्शन 22 में क्या बोला गया है, बात करी गई है प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बेरियर टू बी कंडक्टेड विद इन द इंडस्ट्री। यानी कि जो ऑफिस बेयरर्स होंगे उनका प्रपोर्शन क्या होगा। तो क्या बोला जा रहा है इस केस में, ज़रा इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल्ड वे में समझते हैं कि नॉट लेस देन 1/2 of the total number of office bearer of every registered trade union shall be person actually engaged or employed in an industry which the trade union is conducted। क्या बोला था कि कम से कम, यानी कि कम से कम जो हैं आधे लोग ट्रेड यूनियन में वो होने चाहिए, वो सदस्य होने चाहिए जो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक ट्रेड यूनियन होती है, तो एक ट्रेड यूनियन दो तरह के लोगों से मिलकर बनती है। कुछ एक्सटर्नल लोग होते हैं और बाकी के जो लोग होते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर जो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं। अब मान लीजिए कि जो ट्रेड यूनियन की ऑफिस बेरर हैं उसमें एन नंबर के जो हैं वो लोग हैं, एन सदस्य हैं। ऑफिस बेरर की बात कर रहा हूँ, ये है ऑल मेंबर्स, ये बात कर रहा हूँ ऑल लोकल मेंबर्स की, ठीक है। हम बात करें ऑफिस बेरर के केस में, तो यहाँ पर जो बात करेंगे हम लोगों की कि जो ऑफिस बेरर्स होंगे उन ऑफिस बेरर में यदि एन लोग ऑफिस बेरर हैं तो एटलीस्ट n/2 लोग जो होंगे वो इंडस्ट्री के वर्कर्स ही होंगे। मतलब आधे जो ऑफिस बेरर्स होंगे, आपके कम से कम आधे जो ऑफिस बेरर्स होंगे वो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स ही होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर आपके लिए ध्यान से पढ़ेंगे। अब बात आती है सेक्शन 23 में बात करते हैं। तो सेक्शन 23 बात करता है चेंज इन नेम ऑफ व्हाट ट्रेड यूनियन, यानी कि ट्रेड यूनियन के नेम में चेंज के लिए क्या कंडीशंस होंगी, ट्रेड यूनियंस के नेम में चेंज के लिए क्या कंडीशन होगी। तो क्या बोला गया है कि एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में विद द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ इट्स मेंबर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 चेंज द नेम। तो क्या बोला गया है, पहली चीज़ तो आप ये मान लीजिए कि सेक्शन 23 में पावर दी गई है, प्रोविज़न दिया गया है कि आप अपनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2/3 लोगों की सहमति जरूरी है। 2/3 लोग कौन से होंगे, वो लोग होंगे जो उस ट्रेड यूनियन के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, है ना। तो यदि ट्रेड यूनियन में मान लेते हम 90 लोग हैं तो इस हिसाब से लगभग 2/3 की हम बात करेंगे, तो जो 60 लोग हैं उनका कंसेंट, उनकी सहमति होनी चाहिए ट्रेड यूनियन के नेम को चेंज करने के लिए, तभी ट्रेड यूनियन का नेम जो है वो चेंज हो सकेगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, आई गेस सभी लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ट्रेड यूनियन का नेम चेंज किया जा सकता है, लेकिन 2/3 लोगों की सहमति के साथ, और सेक्शन 25 के द्वारा ये किया जाएगा। याद रखना, सेक्शन 23 और 25 में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सेक्शन 23 में बात करी गई है कि नेम चेंज किया जा सकता है, लेकिन सेक्शन 5 में वो प्रोविजंस दिए हैं कि कैसे किया जाएगा, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगी, एक्सेट्रा।
सेक्शन 24 की हम बात करेंगे तो अम्बलाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में बात करेंगे। अम्बलाइजेशन का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस हैं और उनको यदि मिलाकर एक ट्रेड यूनियन बनाना है तो इसे हम अम्बलाइजेशन कहेंगे। और अम्बलाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में सेक्शन 24 बात करता है। क्या बोलता है कि एनी टू और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे बिकम अम्बलाइजेटेड टुगेदर एज वन ट्रेड यूनियन with or without dissolution or division of trade funds of such trade union on either of them, provide that the vote of at least half of the member of each and every such trade union entities to vote are recorded and that at least 60% of the votes recorded are in the favor of proposal। अब यहाँ से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आई हैं दोस्तों, एक सेकंड का समझ लूँगा दोस्तों। तो नेक्स्ट पर जब हम बात कर रहे थे तो नेक्स्ट है हमारा अम्बलाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो अम्बलाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन को हमने रीड कर लिया था। कंडीशन क्या थी कि यदि दो या दो से अधिक ट्रेड यूनियंस को एक साथ आना है तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये बनती है कि हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ ईच, मतलब जितनी भी ट्रेड यूनियन अम्बलाइजेट हो रही है उनके आधे सदस्य, आधे रजिस्टर्ड सदस्य यानी कि हाफ ऑफ द रजिस्टर्ड मेंबर शुड वोट। पहली कंडीशन कि हाफ ऑफ द रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेड यूनियन मस्ट वोट। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई आपकी कि आउट ऑफ वोटेड मेंबर्स, याद रखना आउट ऑफ मेंबर्स हु वोट at least 60% of them, at least 60% of them should vote इन फेवर ऑफ अम्बलाइजेशन। तो दो कंडीशन क्या होगी सर? पहली कंडीशन तो ये हो गई कि जितनी भी जो ट्रेड यूनियंस है वो अम्बलाइजेट हो रही हैं उनके आधे आधे लोग, हाफ ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 50% मेंबर्स जो हैं वो क्या करें, वोटिंग करें। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जिन्होंने वोट करा है उसमें से एटलीस्ट 60% लोग जो हैं वो फेवर में हों कि हाँ हम अम्बलाइजेशन चाहते हैं, देन ओनली पॉसिबल। चलो अब सेक्शन 25 पर पहुँचते हैं। सेक्शन 25 में बात करी गई है नोटिस टू चेंज। 25 सेक्शन इंपॉर्टेंट है और बड़ा है कि नोटिस टू चेंज ऑफ नेम ऑफ अम्बलाइजेशन, नोटिस टू चेंज ऑफ नेम और अम्बलाइजेशन। अब देखो 25 में नोटिस की बात करी गई है और यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर 25 में नोटिस दोनों ही सिनारियों के लिए बता दिया गया है। यहाँ पर नोटिस आप अम्बलाइजेशन के लिए भी दे रहे हैं और यहाँ पर नोटिस आप नेम के लिए भी दे रहे हैं इसी सेक्शन में, ठीक है। तो क्या बोला गया है, द नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी चेंजेस, नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी चेंजेस ऑफ नेम एंड एवरी अम्बलाइजेशन साइंड इन द केस ऑफ चेंज ऑफ नेम बाय द सेक्रेटरी और बाय द 7 मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन चेंजिंग इट्स नेम, and in case of अम्बलाइजेशन by the secretary and the 7 member of each of every trade union which is party thereto। तो यहाँ पर दो कंडीशन निकल के आई। सब क्लॉज 1, अब याद रखना 25 का सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? सब क्लॉज 1 ये बोलता है कि पहले दो चीज़ें समझ लो, या तो होने चाहिए कौन, या तो होने चाहिए सेक्रेटरी या फिर होने चाहिए 7 मेंबर्स। इन दोनों में से कोई भी एक, सॉरी एंड है ये, और नहीं है, एंड है ये। इसका मतलब ये है कि सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स, सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स मतलब ये 8 लोग क्या करेंगे, जब साइन करेंगे तो ही वो नोटिस जो है वो भेजा जाएगा राइटिंग में, ठीक है। तो ही वो नोटिस जो है वो बनाया जाएगा, भेजा जाएगा राइटिंग में। तो पहला जो कंडीशन है, पहली जो सब क्लॉज है वो हमें यही निकल कर मिलती है कि 25 सेक्शन में सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि यदि आपको नेम चेंज करना है, पहली चीज़, यदि आपको अम्बलाइजेट करना है, दूसरी चीज़, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, या तो सेक्रेटरी प्लस 7 लोग मेंबर, 7 मेंबर। अब देखो एक और सिनारियो है, यदि आप नेम चेंज कर रहे हैं तो केवल और केवल उस एक जो ट्रेड यूनियन होंगे उनकी सेक्रेटरी और 7 लोग होंगे। लेकिन यदि अम्बलाइजेशन हो रहा है, इन केस ऑफ अम्बलाइजेशन, तो सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर फॉर ईच ट्रेड यूनियन, ये अच्छे से समझना है, फॉर ईच ट्रेड यूनियन, ठीक है। सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स फॉर ईच ट्रेड यूनियन मतलब हर एक ट्रेड यूनियन से सेक्रेटरी आएंगे
और 7 मेंबर आएंगे, तभी जाकर वो एम्प्लॉयगेशन के लिए नोटिफिकेशन बनेगा और जाएगा। एम्प्लॉयगेशन के लिए नोटिफिकेशन बनेगा और जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है कि सेकंड की तरफ हम चलते हैं और बात करते हैं। तो सेकंड में क्या दिया है, सेकंड यानी कि सबसेक्शन 2 में क्या बात करेगी। सबसेक्शन 1 तो क्लियर है, सबसेक्शन 2 बोलता है इफ़ द प्रपोज्ड नेम इज आइडेंटिकल विद दैट बाय विच एनी अदर एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार सो नियरली resemble such name as to likely to deceive the public or member of either trade union, the registered shall refuse to register the change of the name। देखो क्या होता है, सबसेक्शन 2 में इंपॉर्टेंट बात करेगी कि आप जब नाम चेंज कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई नेम प्रपोज करेंगे। तो यदि प्रपोज्ड नेम, देखो ये तो हमने कैंसिलेशन में भी देखा था कि यदि प्रपोज्ड नेम की कोई एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन है तो उस नेम की दूसरी ट्रेड यूनियन रजिस्टर नहीं करी जा सकती है। ठीक है, तो सेकंड वाला जो आपका सबसेक्शन है 25th सेक्शन का सबसेक्शन 2 है, वो यही बोलता है कि आप जिस चेंज नेम को लेके जा रहे हैं यदि उस चेंज नेम की ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो आप उस नेम से रजिस्टर नहीं करा पाएंगे, या फिर आपने कुछ ऐसा नाम रखा है जो उस एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के नाम से कॉमन है और वो उसको डिसीव कर सकता है, लोगों को मूर्ख बना सकता है। जैसे हमने देखा है ना, बिस्लरी को बिल्सरी लिख देते हैं, कई बार लोग जल्दी जल्दी में बिस्लरी पढ़ के उसे उठा लेते हैं। एडिडास के साथ, नाइकी के साथ, प्यूमा के साथ, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हमने देखा है कि इनके नेम में छोटे छोटे से चेंज कर दिए जाते हैं और उनकी कॉपी बन जाती है। लोग जल्दबाजी में गलती से ब्रांड नेम समझ के उन्हें उठा लेते हैं। ठीक है, तो यही सिनारियो है, ज़रा समझना है कि सेकंड में यही बात करी गई है कि आप वो नेम नहीं रखेंगे जो ऑलरेडी किसी एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का होगा। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है सर, तीसरा पॉइंट बोलता है सेव एज प्रोवाइडेड सबसेक्शन 2 द रजिस्ट्रार शैल इफ ही सेटिस्फाई दैट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ नेम हैव बीन कंपाइल्ड with register and the change of name in registers referred to in the section 8 and change of name shall have effect from the date of such registration। तो क्या बोला है कि यदि रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं भाई सारी चीज़ें लीगल हैं, जो नेम चेंज कराने दिए जा रहा है वो नेम किसी से आइडेंटिकल भी नहीं है, तो सबसेक्शन 3 की पावर्स का यूज़ करके वो नेम को चेंज कर देगा। सेक्शन 4 क्या बोलता है, द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच हेड ऑफिस ऑफ द अमलगेटेड ट्रेड यूनियन इज सिचुएटेड shall if he is satisfied that the provision of the act respect to the amalgamation have been compiled, वही बात करी गई है। तो सबसेक्शन 3 में जो बात करी गई है चेंज ऑफ नेम के लिए, सबसेक्शन 4 में वही बात करेगी अमलगेशन के लिए कि रजिस्ट्रार को लगेगी सब चीज़ें ठीक हैं तो वो सेक्शन 8 की पावर का यूज़ करके अमलगेशन कर देगा और रजिस्टर में चीज़ों को मेंटेन कर देगा। क्लियर है, तो यहाँ पर 25 भी हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन। हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 26 की तरफ। सेक्शन 26 की बाद हम सेक्शन 26 की यदि हम बात करें तो सेक्शन 26 में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड अमलगेशन। 23 में हमने बात करा था चेंज ऑफ नेम के प्रोविज़न के बारे में कि भाई ऐसा प्रोविज़न है कि आप अपनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का नेम चेंज कर सकते हैं। 25 में हमने प्रोविज़न देखी कि भाई क्या किस प्रोसेस के थ्रू आप रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का नेम चेंज कर सकते हैं, उन्हें अमलगेट कर सकते हैं। अब जब 25 में आपने उन्हें अमलगेट कर दिया सेटिस्फाई होकर रजिस्ट्रार ने, तो अब उसका इफेक्ट होगा, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम या फिर अमलगेशन, तो क्या होगा, इसमें सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 है। सब क्लॉज 1 ये बोलता है कि द चेंज ऑफ नेम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन और रेंडर डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग्स बाय अगेंस्ट द ट्रेड यूनियन। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ट्रेड यूनियन का नेम चेंज हो भी जाता है तो इससे ना तो उसके राइट्स में कोई चेंजेस आएंगे ना उसकी लायबिलिटी में कोई चेंजेस आएंगे। मतलब ना तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि भाई उसके कोई राइट्स छिन जाएंगे, ना ही ऐसा होगा कि उनकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएंगी पुरानी, कि मान लो उनके ऊपर कोई केस चल रहा है या उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या उनकी कोई लोन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो चीज़ें थी वो अभी भी चलेंगी, बस नेम चेंज होगा। क्लियर। सेकंड जो है इसका क्लॉज सब क्लॉज 26 सेक्शन का ये बात करता है एम्प्लॉयगेशन ऑफ 2 और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट प्रीजुडिस एनी राइट ऑफ एनी ऑफ द ट्रेड यूनियन और एनी राइट ऑफ क्रेडिटर ऑफ एनी ऑफ देम। तो क्या बोला गया कि यहाँ पर भी वही बोला गया है कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह का प्रीजुडिस नहीं होगा, ना तो किसी तरह के राइट्स में ना उनके किसी तरह के क्रेडिटर में। ठीक है, तो 26 ये था हमारा।
तो अब कुछ चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। देखो 26 का जो प्रोविज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत अच्छे से याद रखना है। 26 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 25th की बात कर रहा हूँ मैं। 25th के प्रोविज़न में जो सब क्लॉज़ थे कि भाई सेक्रेटरी और 7 मेंबर साइन करेंगे नेम चेंज के लिए, और सेक्रेटरी और 7 मेंबर साइन करेंगे एम्प्लीकेशन के लिए हर एक ट्रेड यूनियन का जितनी की एम्प्लीकेट हो रही होंगी। इन दोनों डिफरेंसेस को बढ़िया तरीके से समझ के चलना है, नहीं तो दिक्कत होगी। 27 पर हम पहुंचते हैं। 27 बात करता है डिसोल्यूशन के बारे में। डिसोल्यूशन यानी कि ख़त्म करने के बारे में किसी ट्रेड यूनियन को। तो क्या बोला गया है, इसका सब क्लॉज 1 बात करता है व्हेन अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज डिसॉल्व्ड, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन साइंड बाय 7 मेंबर and by the secretary of the trade union shall within 14 days of the dissolution he sent to the registrar and shall registered by him if he is satisfied that the dissolution has been effected in accordance with the rules of the trade union and the dissolution of shall have effect from the date of such registration। तो क्या बोला गया है समझने की कोशिश कीजिए। डिसोल्यूशन यानी कि यदि कोई भी ट्रेड यूनियन अपने आप को ख़त्म करना चाहती है तो उस केस में क्या होगा। तो देखो ट्रेड यूनियन का नेम चेंज करना है, एम्प्लीकेट करना है या उसे डिसोल्यूट करना है, दोनों ही तीनों ही केसेस में सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर, याद रखना है एस प्लस 7 एम। एस प्लस 7 एम को तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखो ट्रेड यूनियन के केस में, क्योंकि जब ट्रेड यूनियन बन जाएगी, देखो बनने से पहले तो 7 लोग जाएंगे, लेकिन बनने के बाद जब ऑफिस बेयरर्स आ जाएंगे तो सेक्रेटरी जो ऑफिस बेयरर्स में से एक है। तो अब सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स होंगे, और इस केस में क्या होगा, जो भी डिसीजन होंगे वो इनके साइन से होंगे। तो सेक्रेटरी क्या करेगा, साइन करेगा, प्लस 7 मेंबर साइन करेंगे डिसोल्यूशन के नोटिस पर माफ़ी चाहूँगा। और ये जो नोटिस होगा ये किसे भेजा जाएगा, ये नोटिस भेजा जाएगा रजिस्ट्रार्स को। किसे भेजा जाएगा, रजिस्ट्रार्स को ये नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, कब भेजा जाएगा, विदिन 14 डेज, विदिन 14 डेज यानी कि 14 दिन के भीतर ये नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार्स को भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रार को ठीक लगता है तो फिर वो क्या करेगा, सेक्शन 8 के पास जाएगा, वहाँ पर उसके पास एक रजिस्टर्ड है, सेक्शन 8 में रजिस्टर, उस रजिस्टर में मेंटेन करेगा, और इस तरह से वो ट्रेड यूनियन जो है वो डिसोल्यूट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। प्रोसीजर क्लियर है। 7 मेंबर प्लस सेक्रेटरी साइन करेंगे जिस ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करना है। रजिस्ट्रार को नोटिस दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, 14 दिन के अंदर दिया जाएगा जब आपने डिसॉल्व किया। सेक्शन 8 में अमेंडमेंट होगा, रजिस्टर चेक किया जाएगा, उस रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा और ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। बात करो, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 27। ये भी क्लियर है क्या, मुझे लाइव चैट के थ्रू बताओ जल्दी से सभी लोग। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राखी ऑफ़र हमने अवेलेबल कराया है, तो आप सभी बच्चे इस कोड को यूज़ करेंगे, राखी को। और राखी 100 को जब आप कोड को यूज़ करेंगे तो जो 599 वाला कोर्स है, यानी कि जो 599 वाला कोर्स है, इस कोर्स की जो कीमत है वो आपके लिए 499 हो जाएगी, यानी कि फ्लैट 100 ऑफ है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो फर्स्ट 200 लोग जो अप्लाई कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले जो 200 लोग अप्लाई करेंगे उनको ये ऑफ़र मिल जाएगा। जैसे ही 200 टच करेगा ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि इस ऑफ़र को मैंने 10 तारीख तक के लिए रखा है, आज से 10 अगस्त तक के लिए रखा है, लेकिन जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन होते हैं बच्चों के, तो मुझे नहीं लगता कि 10 अगस्त तक ऑफ़र जा पाएगा। तो जो भी लेना चाहते हैं वो पहले ही एनरोल कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन नंबर 28 की कहानी को। सेक्शन नंबर 28 चैप्टर 3 का आखिरी सेक्शन है। इसके बाद हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 4 पर। रिटर्न्स की बात करी गई तो देयर शैल बी सेंट एनुअली टू रजिस्ट्रार, मतलब जो रिटर्न्स होते हैं वो रजिस्ट्रार को एनुअली सेंड किए जाएंगे ऑन और बिफोर सच डेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उस डेट तक या उस डेट के पहले जो डेट प्रिस्क्राइब करी होगी किसने, रजिस्ट्रार ऑफिस ने। अ जर्नल स्टेटमेंट ऑडिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ ऑल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एंडिंग ऑफ 31 ऑफ दिसंबर। तो समझने की कोशिश करना है कि क्या होगा। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक
जितने भी आपके अकाउंट्स रहे हैं, जितने भी आपके जर्नल स्टेटमेंट्स रहे हैं, जितने भी आपके रिसीट्स रही हैं यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर है, उन सभी को ऑडिट करा के आपको किसको भेजने होते हैं, रजिस्ट्रार को ये भेजने होते हैं। ठीक है, आपकी जो एसेट लायबिलिटी हैं, इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सभी के सभी आपको रजिस्टर कराने हैं 1 जनवरी, ऑडिट कराने हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के, और इन्हें आपको भेजना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस। पहली सिनारियो। दूसरा सिनारियो क्या है, टुगेदर विद द जर्नल स्टेटमेंट, यानी कि जर्नल स्टेटमेंट के साथ साथ देयर शैल बी सेंट टू रजिस्ट्रार अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल द चेंजेस ऑफ ऑफिस बेरर मेड बाय द ट्रेड यूनियन। इसके अलावा यदि आपने उस ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन से मेरा मतलब है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच, यदि आपने ऑफिस बेरर्स में कुछ चेंजेस करें तो वो चेंजेस की लिस्ट भी आपको जो है वो भेजनी होगी। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सेक्शन 28 का, कि अ कॉपी ऑफ एवरी अल्ट्रेशन मेड इन द रूल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी सेंड टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ मेकिंग दी अल्ट्रेशन। क्या बोला गया है, एक कॉपी आपको उन अल्ट्रेशन की भेजनी होगी जो भी चेंजेस आपने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में करे हैं, और इस जैसे आपने चेंज करा है उसके 15 दिन के भीतर ये रजिस्ट्रार के पास पहुंच जानी चाहिए। एक बार फिर से मैं बताता हूँ तीनों चीज़ों को ज़रा ध्यान से, चौथी चीज़ को और कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम समझेंगे। फोर्थ केस में क्या बोला गया है, फोर्थ केस में बोला गया है, द पर्पज ऑफ एग्जामाइनिंग द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन द सबसेक्शन 1, 2 एंड 3 the registrar or may office authorized by him by journal or special order may be all reasonable times inspect the certificate of registration account book blah 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 is correct and no false statement is provided। तो अब इसकी कहानी को समझो कि चारों के चारों सबसेक्शंस में क्या दिया गया है। सेक्शन 28 रिटर्न्स के बारे में बात करता है, ये बोलता है, इसका सबसेक्शन 1 बोलता है कि भाई रजिस्ट्रार ऑफिस में 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो भी आपने काम करे हैं उसके इनकम एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट, जर्नल स्टेटमेंट या आपके असेट लायबिलिटी के स्टेटमेंट, ठीक है, वो सभी के सभी आपको साइन करके भेजने हैं, किसको, रजिस्ट्रार को भेजने हैं। इसके बाद बोला गया है कि मान लीजिए आपने जर्नल स्टेटमेंट तो भेजे हैं, लेकिन जर्नल स्टेटमेंट के साथ यदि आपने अपने ऑफिस बेरर्स में कोई चेंजेस करे हैं तो उसकी भी एक लिस्ट आप जो है वो साइन किसको भेजेंगे, आप भेजेंगे किसे, आप भेजेंगे जो कि ऑडिटेड होगी, किसे, रजिस्ट्रार को। इसके बाद तीसरी तरफ हम बात करेंगे, यदि आपने कुछ अल्टरेशन करा है अपनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में, मान लीजिए आपने नेम चेंज कराया है या आपने अमलगेशन करा है, कुछ भी करा है, तो उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होगी जो कि आपको रजिस्ट्रार इशू करेगा वो भी आपको भेजना है। सबसेक्शन 4 बात करता है कि भाई इन सब का मतलब क्या है, तो इन सब का मतलब ये है कि हर एक साल रजिस्ट्रार ये देखना सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर ईयर में किसी तरह के फ्रॉडेंट्स, किसी तरह की कुछ गलतियां जो है वो ट्रेड यूनियंस में तो नहीं हुई हैं और ये सही सलामत तरीके से चल रही है, कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग या कोई ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग है ऐसी कोई चीज़ तो वहाँ पर नहीं चल रही है। सेक्शन 28 भी जो है वो हमारा ख़त्म होता है और अब हम पहुँचते हैं हमारे नेक्स्ट इन सेकेंड लास्ट चैप्टर पर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 पर। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में, और यहाँ पर शुरू होता है आपका सेक्शन 29 से। तो सेक्शन 29 की हम बात करें तो सेक्शन 29 में बात करेगी पावर टू मेक रेगुलेशंस के बारे में, कि रेगुलेशंस बनाने की पावर्स कैसी क्या हैं। तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके पास सारे के सारे रेगुलेशंस बनाने की पावर है इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत। सबसेक्शन 2 बोलता है कि इन पर्टिकुलर एंड विदाउट prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may be provided for all over the following matters namely। तो अब क्या बोला गया है कि जो regulations बनाए जाएंगे वो किस किस पर लागू होंगे। पहला, the manner in which trade union and the rules of the trade union shall be registered and the fee payable on registration। तो भाई ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कि भाई ट्रेड यूनियन किस तरह से रजिस्टर्ड होगी, किस तरह से चलेगी, या किस तरह से उसकी जो फीस है वो पे करी जाएगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सभी के सभी प्रोसेस या इससे रिलेटेड रूल बना सकते हैं। बी बोलता है द ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन विच हैज़ चेंज इट्स हेड ऑफिस फ्राम द स्टेट टू अनदर स्टेट। अब यदि कोई एक ट्रेड यूनियन है जिसने अपना हेड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करा है,
उस सिनारियो में भी जो है वो पावर रेगुलेशंस बनाने की किसके पास है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट है द मैनर in which the qualification of person by whom the accounts of registered trade union or any class such union shall be audited। और बोला गया है कि भाई उस व्यक्ति की अपॉइंटमेंट जो कि एक ऑडिटर के तौर पर काम करेगा, द वन हु शैल बी द ऑडिटर ऑफ द ट्रेड यूनियंस अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो उनकी जो क्वालिफिकेशन होगी उनको डिसाइड करने की पावर भी जो है वो इस रेगुलेशंस में है। और डी जो है वो ये बोलता है द condition subject of which inspection of documents kept by the registrar shall be allowed and the fees which shall be chargeable in respect of such। तो क्या बोला गया है कि यदि कोई उन डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहता है बाहरी व्यक्ति जो रजिस्ट्रार के पास है तो बिल्कुल कर सकता है, और उसके लिए कितनी फ़ीस लगेगी, ये सभी के सभी रेगुलेशंस बनाने की पावर सेक्शन 29 के तहत है। और ई क्या बोलता है, एनी मेट विच इज़ टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और इसके अलावा जो भी चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड हों या गवर्नमेंट चाहे वो, ठीक है। तो इतने सारे रेगुलेशंस बनाने की पावर जो है वो किसके पास है, वो है आपके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। और ये पावर कौन देता है, इस एक्ट की सेक्शन 29। देखो पावर्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं और हम कई बार क्या होते हैं इन चीज़ों को छोड़ के जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 30 की तरफ हम चलते हैं। सेक्शन 30 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने कोई भी न्यू रेगुलेशन लेके आए अंडर सेक्शन 29, तो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग उसे पब्लिक करना पड़ेगा, उसे पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिश करेंगे तभी तो पब्लिक होगा वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि द पावर टू मेक रेगुलेशन कन्फर्ड बाय द सेक्शन 29 इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द रेगुलेशन बीइंग मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। तो क्या बोला गया है कि मान लीजिए आपने, जैसे कि हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए आप। ये एक्ट था मार्च 2000, आपने देखा होगा कि 2019 में से मॉडिफाई किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि 2019 में यदि कुछ चेंज हुए थे तो गवर्नमेंट ने उन चेंजेस को करने के बाद इसे रीपब्लिश करा था। तो ये क्यों किया गया था, क्योंकि सेक्शन 30 ऐसा बोलता है इस एक्ट का, समझ रहे हो, इस एक्ट का सेक्शन 30 ऐसा बोलता है, ठीक है, कि यदि आपने कोई भी चेंजेस करे हैं एज पर द पावर यूज्ड बाय सेक्शन 29, इन दैट केस it is your responsibility under section 30 that you have to republish the act and showing all the necessary changes you made using the powers of section 29। क्लियर है, आई गेस सभी लोगों को क्लियर होगा, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, द डेट टू बी स्पेसिफाइड इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 3 सबसेक्शन 23 द सेंट्रल क्लॉजेज एक्ट 1897 एंड दैट आफ्टर which a draft of regulation proposed to be made with to be taken into the consideration shall not be less than 3 months from the date on which the draft of the proposal regulation was published for the general information। तो क्या बोला गया है कि जब आप ये चेंजेस करेंगे तो लगभग 3 महीने के लिए आपको इसको पब्लिक में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सिनेरियो रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद क्या बोला गया है सब सेक्शन 3 में कि जो रेगुलेशन सो मेड सेल बी पब्लिश्ड ऑन अ ऑफिशियल गैजेट। तो मतलब जो ऑफिशियल गैजेट आप पढ़ रहे हैं ना, इस ऑफिशियल गैजेट को बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब पहुंचते हैं हम चैप्टर 5 पर, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ पेनाल्टीज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको 3 सब सेक्शंस पढ़ाने वाला हूँ, 31, 32 और 33। इन 3 सब सेक्शंस में पेनाल्टीज़ हैं। अगले 10 मिनट में हम इन्हें ख़त्म करने वाले हैं, चैप्टर विल बी फिनिश एंड द एक्ट विल बी फिनिश्ड एज वेल। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको पेड कोर्सेज में हज़ारों की फीस देने पर मिलेगा, नॉलेज कैप पर आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो सेक्शन 31 की हम बात करते हैं। सेक्शन 31 में पेनाल्टीज़, सेक्शन 31 जो है चैप्टर 5 में आता है। चैप्टर 5 में पेनाल्टीज़ है। तो सबसे पहला केस क्या है पेनाल्टी का, फेलियर्स टू सबमिट रिटर्न। तो सेक्शन 31 बात करता है उस केस में फ़ाइन की जब ट्रेड यूनियन जो है वो अपने रिटर्न्स फाइन करने में फेल हो जाए, मतलब जब वो अपने रिटर्न्स फाइल ना करे। तो इन डिफ़ॉल्ट इज़ मेड ऑन द पार्ट ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज़ गिविंग एनी नोटिस और सेंडिंग एनी स्टेटमेंट टू अदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड or under any provision of the act, every office bearer or other person bound by the rules of the trade union to give
सेंड सेम। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि जब ट्रेड यूनियन बनती है तो ट्रेड यूनियन के जितने भी ऑफिस बेयरर्स होंगे प्लस ट्रेड यूनियन के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सभी के सभी लीगली बाइंड है इस एक्ट के साथ। लीगली बाइंड है इस एक्ट के साथ का मतलब ये है कि यदि वो एक्ट में जो चीज़ें दी हैं उनको कंट्रावेन करते हैं, मतलब एक्ट की चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है। बिल्कुल। आगे बात करें, इफ़ देयर इज़ नो सच ऑफिस बेयरर्स और पर्सन, एवरी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव of the trade union shall be punishable with fine which may extend to 5 rupees and in case of continuing default with the additional fines of which may extend to 5 rupees for each week after the first during which the default continue। अब बात क्या करेगी ये समझो। 31 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? 31 का सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि भाई ये ऑफिस बेयरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसी और पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑफिस बेयरर से बंधा हुआ है, और यदि ऑफिस बेयरर नहीं है तो जो एग्जीक्यूटिव बनाई गई है उस एग्जीक्यूटिव में जितने मेंबर्स हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगी कि इस एक्ट के तहत जो भी आपसे चीज़ें मांगी जा रही हैं, रिटर्न्स आपसे मांगे जा रहे हैं, जर्नल स्टेटमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं, उनका ऑडिट करा के मांगा जा रहा है, आपको करना है। इन केस आप नहीं करोगे आपके ऊपर 5 रुपये की फ़ाइन लगेगी। अब इसके बाद आप फिर से इसे करते हो और डिले होता जाता है, तो जितना डिले होगा 5 रुपीज़ पर वीक के हिसाब से आपके ऊपर क्या लगेगा? फ़ाइन लगेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या बोला गया है? प्रोवाइडेड दैट द एग्रीगेट फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। और ये भी बोला गया है कि जो एग्रीगेट फ़ाइन होगा वो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि आपने पहली बार 5 रुपये की फ़ाइन लगाई, फिर उसके बाद हर वीक आप 5-5 रुपये की फ़ाइन लगा रहे हैं वीकली, तो आप वीकली भी मैक्सिमम फ़ाइन कितना लगा सकते हैं? 10 बार लगा सकते हैं, यानी कि 5 × 10 ही कर सकते हैं। मैक्सिमम फ़ाइन 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे 50 रुपीज़ को एक्सीड 50 रुपीज़ वाले मार्क को टच करेगी आप उसके बाद फ़ाइन नहीं इम्पोज कर पाएंगे। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? एनी पर्सन हु विलफुली मेक्स और कॉज टू बी मेड एनी फॉल्स एंट्री omission from the journal statement required by section 28 from any copy of rules or alteration of rules sent to the registrar under this section shall be punishable with fine may extend up to 500 rupees। अब ये इस चीज़ समझ लो। तो यहाँ पर दो तरह की फ़ाइन है। यदि आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो नहीं दिए तो 5 रुपये का फ़ाइन है, और ये आगे फर्दर 5 + 5 + 5 होता रहेगा वीकली। सेकंड प्रोविज़न ये बोलता है कि आपने प्रोवाइड तो किए लेकिन आपने गलत प्रोवाइड करे, फॉल्स प्रोवाइड करे, यदि कुछ मिस्टेक उनको छुपा के प्रोवाइड करा तो उस केस में जो फ़ाइन होगा वो 500 रुपये फ़ाइन होगा। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझो। क्या बोला जा रहा है? सेक्शन 31 में 2 सब क्लॉज है। पहला सब क्लॉज, यदि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो 5 रुपये पर डे फ़ाइन, वीकली 5 रुपये बढ़ता जाएगा। यदि ऑफेंस दोहराओगे अधिकतम एक्यूमुलेटेड फ़ाइन 50 रुपये होगा। सेकंड सबसेक्शन ने क्या बोला कि आपने डॉक्यूमेंट तो दिए लेकिन वो गलत दिए तो 500 रुपये का फ़ाइन होगा। कुछ गलत एंट्री दी, कुछ सही एंट्री छुपा ली तो 500 रुपये का फ़ाइन होगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं सेक्शन 32 पर। सेक्शन 32 क्या बोलता है? सप्लाइंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन। तो सेक्शन 32 ये बोलता है कि यदि ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उस केस में फ़ाइन क्या होगी? तो any person who with intent to deceive give any member of registered trade union or any person intending or applying to become a member of such trade unions or any document purporting to be a copy of the rules of the trade union or any alteration to same which he knows or he has reason to believe is not a correct copy of such rules or alteration and are for the time being in the force or any person who with the like। तो देखो क्या होगा इस केस में, क्या होगी फ़ाइन? इस केस में फ़ाइन होगी लगभग 200 रुपये की। समझने की कोशिश करो, इस कहानी की पूरी परिभाषा समझने की कोशिश करो। 32 में सिर्फ इतनी सी बात बोली जा रही है कि मान लो एक व्यक्ति है, द वन हु वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब एक पर्सन है जैसे मैं एक ट्रेड यूनियन का मेंबर बनना चाह रहा हूँ, तो कोई मेरे पास आया और मुझे बोले यार ये ट्रेड यूनियन बढ़िया नहीं है, देखो इसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि गलत हैं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, जो मुझे पता है उस हिसाब से तो ट्रेड यूनियन में ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने मुझे रिटन कॉपी कैसे दे दी? तो अब मुझे लगता है कि यदि ये रिटन कॉपी गलत दी है, मुझे डिसीव करने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए दी गई है ताकि मैं ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं बनूँ,
इन दैट केस मैं क्या करूँगा, इन दैट केस आई वुड गो एंड आई विल रेज अ कंप्लेंट। तो जैसे ही मैं कंप्लेंट रेज करूँगा तो रजिस्ट्रार इसके ऊपर काम करेगा एंड इफ़ यू फाइंड कि हाँ भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है ताकि ट्रेड यूनियन की इमेज ख़राब हो सके, इन दैट केस उस पर्सन के ऊपर 200 रुपीज़ का फ़ाइन जो है वो लगेगा, उस पर्सन के ऊपर 200 रुपीज़ का फ़ाइन जो है वो लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज़ 33। सेक्शन नंबर 33 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस में सबसेक्शन 1 क्या है, 33 के सबसेक्शन 1 है कि नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और अ मजिस्ट्रेट इन द फर्स्ट क्लास सेल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के जितने भी ऑफेंस होंगे वो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इससे नीचे के रैंक का कोई भी मजिस्ट्रेट हैंडल नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है, नो कोर्ट शैल टेक cognizance of any offence under this act unless the complaint thereof has been made by or with the provision sections of the registrar or in any case of an offence under section 32 by the person to whom the copy was given within 6 months of the date on which the offence is alleged to have been committed। तो क्या बोला गया है, देखो समझने की कोशिश करो। पहली चीज़ तो क्या है, कोड तभी एंटिटी करेगा जब जो केस रेज हो रहा है वो इस एक्ट के प्रोविज़न से हो, ठीक है, प्रीवियस सेक्शन से हो या फिर इसे रजिस्ट्रार करे और सेक्शन 32 का हवाला दे और सेक्शन 32 के तहत ये कंट्रावेन हो, तभी जाकर कोई भी जो केस है वो रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज़ कोई भी केस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर बात करी गई है। तो अब मुझे बताओ कि क्या चीज़ें यहाँ तक समझ आई सभी को। ठीक है, अब एक बार सारे के सारे तीनों पेनल्टीज़ को समझ लो, तीनों केस को जल्दी से 1 मिनट में। तो चैप्टर 5 में 31 की हम बात करें, सेक्शन 31 की हम बात करें कि इसमें बात करी गई है फाइन्स की, कब, फेलियर टू सबमिट रिटर्न्स यदि फाइल करने में कोई फेल हो रहा तो उस केस में क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी वो है। तो यदि कोई रजिस्ट्रार ने आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगे और आप उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो जो ऑफिस बेरर्स होंगे या जो ऑफिस बेरर से रिलेटेड पर्सन होंगे, ऑफिस बेरर नहीं है तो उस केस में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके हर एक मेंबर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो प्रोवाइड करे। इन केस यदि वो प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उनके ऊपर 5 रुपये का फ़ाइन लगेगा और यदि इस चीज़ को रिपीट करते जाते हैं तो हर वीक 5 रुपये का फ़ाइन लगेगा, लेकिन ये एक्यूमुलेटेड फ़ाइन 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। एक्यूमुलेटेड फ़ाइन का मतलब ये है कि जो 5-5 रुपये की फ़ाइन लगाई जा रही है तो ये तब तक लगाई जाएगी जब तक इनका सम 50 नहीं हो जाता। जैसे ही 50 हो जाएगा उसको ज़्यादा फ़ाइन नहीं लगा पाएंगे, यानी कि पहली बार 5 रुपये और उसके बाद 9 हफ्ते तक और 5-5 रुपये आप लगा सकते हैं। कंसेक्यूटिव 9 वीक्स तक आप और 5 रुपीज़ लगा सकते हैं फॉर ईच वीक। टोटल हो जाएगा 10 बार का 50 रुपीज़ एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का जो सब क्लॉज सेकंड था वो ये बोलता है कि पहले सब क्लॉज में तो बोला कि डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो पनिशमेंट, दूसरे सब क्लॉज में क्या हुआ, आपने डॉक्यूमेंट तो दे दिए लेकिन आपने क्या किया है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए वो गलत हैं, उन मिसलीड करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपने कुछ एंट्रीज़ को ऐड कर दिया है या कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ को आपने हटा लिया है, उससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो गई है, आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है। यदि उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाता है तो रजिस्ट्रार आपको अगेन फ़ाइन कर सकता है और ये जो फ़ाइन हो सकती है ये 500 रुपये तक हो सकती है। तो सेक्शन 1 की फ़ाइन 5 रुपीज़, मैक्सिमम 50 रुपीज़ एक्यूमुलेटेड, और दूसरे सेक्शन में सब सेक्शन 2 में क्या बोला गया, मैक्सिमम फ़ाइन 500 रुपीज़ की। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचेंगे सेक्शन 32 में। सेक्शन 32 में यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रेड यूनियन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करे, यदि कोई भी पर्सन किसी भी ट्रेड यूनियन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करेगा, उस केस में यदि जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा है, ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में उस पर्सन के ऊपर मैक्सिमम 100 रुपीज़ की फ़ाइन जो है वो लगाई जा सकती है। सब सेक्शन 33 क्या बोलता है, सब सेक्शन 33 ये बोलता है कि कोई भी केस जो सेक्शन 32 के तहत चलेगा वो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इन दोनों से नीचे के रैंक के मजिस्ट्रेट के अंडर नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ क्या बोली जा रही है कि कोई भी कोर्ट जो है वो इस तरह के केस को एंटरटेन नहीं करेगा जो इस तरह के केस होने के 6 महीने के बाद आएंगे, यानी कि जब भी कोई ऐसा केस हो रहा है जो 31 या 32 में दिया है, तो जिस दिन ये हुआ है
उस दिन से 6 महीने के भीतर ही जो है वो विदिन 6 मंथ जो है वो नोटिस रेज़ हो जाना चाहिए। यदि 6 मंथ के बाद नोटिस रेज़ होता है तो इस तरह के केसेस को डील नहीं किया जाएगा, और डील जो है और जो केस है वो 32 के अंदर ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। 32 के बाहर रजिस्टर्ड होगा, अगेन इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो एक्ट है ये ख़त्म होता है आज। मतलब आज हमने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का गैजेट रिव्यू सेशन कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने 2 सेक्शन लिए हैं और 1.3 आवर्स की आपकी क्लास रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन में ये बहुत हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, जो बच्चे गैजेट रिव्यू सेशन देख के जाएंगे उनके एक्ट जो है वो एक अलग लेवल पर चमकेंगे, चाहे कोई 50,000 का कोर्स ले ले या 5,000 का कोर्स ले ले। ठीक है, फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, मिलेंगे कल। ठीक है, राखी वाले दिन हम छुट्टी रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर आगे। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।